करने से मान लेते हैं उसमें 3 ग्राम डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को आप वापस कूल करोगे ना इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1 था, 25 डिग्री ले लेते हैं और ये T2 हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इसमें ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगा। जब अपन सॉल्यूशन को कूल करते हैं, जब आप सॉल्यूशन को कूल करोगे तो इसमें से सारा का सारा 1 ग्राम वापस प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसमें से सारा का सारा 1 ग्राम वापस प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसमें से 0.5 ग्राम के आसपास प्रेसिपिटेट होगा जब आप वापस इसे 50 से 25 पे लेके जाओगे। तो जो सॉल्यूशन 50 से 25 पे लेके आएंगे, फिर जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें कितना ग्राम NaCl होगा? 2.5 ग्राम। तो उस सॉल्यूशन को अपन कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसमें सैचुरेशन के अलावा भी, सैचुरेशन पॉइंट तो 2 पे आता था 25 पे, तो अपन हीट करके ज्यादा डिसॉल्व करके उसको ठंडा करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2.5 से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होता है। तो उतने ही वॉल्यूम में अगर 2.5 से ज्यादा डिसॉल्व है तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को अपन कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो हाइग्रोस्कोपी अपन कहेंगे इफ इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। एक मिनट पानी पी लो। चलो ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब अपन बात कर रहे थे हाइग्रोस्कोपी की। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर अपन किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जैसे एलोट्रॉपी होता है, तो अपन कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी होता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर, to absorb moisture, to absorb the moisture and convert into their hydroxides. इसको कहते हैं भाई अपन हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे जैसे सपोज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या करेगा, NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस H2CO3, मतलब ये NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सरफेस पे ही होता है, बट वो सरफेस पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा सरफेस पे स्लगिश हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपी। इवन नमक भी होता है, आपने देखा होगा नमक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, वो थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है। So that is called property of a substance to absorb moisture from the atmosphere and convert it to the hydroxide, that is called allotropy. तो अपन को it is a property of substance. थर्ड वाला गिवन है, why some solutions processes exothermic and whereas some are endothermic. obviously बात है, अपन को पता है अगर दोनों ही राइट ना, जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई हमारे पास, अब अपन ने डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन लिखा तो है कि भाई अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो अपन कहते हैं भाई आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है हाइड्रेशन से
अगर ये ज्यादा है इससे तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, बता सकते हैं। तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब अपने लिखा भी था और पढ़ा भी था कि भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो सॉल्युबल है, पॉजिटिव है तो इनसॉल्युबल है। वो सॉल्युबल ऑन हीटिंग होगा। तो ये तो हो गया अपना एक्सरसाइज 1, ठीक है ना। अब B3 पूछा था किसी ने। B3 पूछा है तो द मोलालिटी एंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 30% बाय वेट ऑफ दिस एंड 70%। तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। किसी ने B3 किसने पूछा था भाई? ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है यार। ये तो अपने क्लास में भी किया हुआ है। B3 माइनस, ये तो क्लास में किया हुआ बेटा, ये वाला क्वेश्चन था। ये तो मैंने क्लास में करवाया है, ये B3 वाला तो, ठीक है ना। तो अब अपन को B3 वाला फिर भी मैं बता देता हूं। अब तुमने पूछा है तो बता देता हूं, लेकिन बेटा अपने क्लास में किया हुआ है। लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, of solution is 100। तो अपने पास दो सॉल्यूशंस है। B2 बताना है। अच्छा, B2 का सेकंड पार्ट बताना है। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन अब ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया तो फर्स्ट वाले पार्ट से आपने मोलालिटी तो कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अपन को पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी कैलकुलेट कर लिया होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले वाले ऑप्शन में आपने, अब B2 का फिर 3 पे आ गया, और B2 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कोई और पूछ रहा है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू XB अपॉन 1 माइनस XB। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। आपने फर्स्ट वाले पार्ट में ये कैलकुलेट कर लिया होगा। और ये एक्वस सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 80। लो भाई, हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट में आपने मोलालिटी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि मोलारिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो नहीं किया है तो इससे कैलकुलेट कर लूंगा। 1000 इंटू मोलारिटी मुझे गिवन है, D 1000 D मुझे गिवन है, माइनस मोलारिटी मुझे गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 158। ये आपको गिवन है 3, ये आपको गिवन है कितना 1.58, ये आपको गिवन है दैट इज मोलारिटी 3, और ये आपको गिवन है 158 ग्राम्स। लो भाई, आंसर आ गया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, बाकी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। थर्ड पार्ट, अगर आपके पास मोलालिटी आ गया तो Na2SO4 है ना, Na2H2O3, तो सोडियम के दो आयन्स आएंगे और थायोसल्फेट का एक ही आयन आएगा। तो अगर इसकी मोलालिटी M है तो इसकी मोलालिटी 2M होगी और इसकी मोलालिटी M होगी। बता दो, इसका मोलालिटी आप कैलकुलेट कर चुके हो गया आंसर। थर्ड B2 का थर्ड पार्ट। कॉन्सेंट्रेशन है ना मोलारिटी, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका डबल इसका होगा, उसका उतना ही होगा। अभी पार्ट 1 में और भी पूछा है, C1 एंड F5। मेरे ख्याल से C1 तो मैंने दिया था, F5 मैंने नहीं दिया था यार। C1 तो दिया होगा। अब C1 वाला तो क्लास में किया हुआ है अपन ने, C1 वाला अपन ने क्लास में किया हुआ है ना। C1 वाला तो अपन ने क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्लास में किया हुआ पढ़ लेते हैं। The vapor pressure of water is given to us. A vessel of 100 ml contains saturated oxygen at this. देख भाई, मुझे ना एक वेसल दे रखा है, इसका वॉल्यूम मुझे 100 ml दे रखा है, इसमें O2 है और H2 है। So water is this much. The vapor pressure of water मतलब लिक्विड वाटर है, क्योंकि वेपर प्रेशर दे रखा है। इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 355 डॉट, ठीक है। द टोटल प्रेशर, इन दोनों का टोटल प्रेशर मुझे गिवन है, तो P total is the partial pressure of H2O plus partial pressure of O2 that is given to me 760 डॉट। तो अगर ये 355 है तो इसका प्रेशर अपन को पता है कितना है, 760 माइनस 355। ये लो भाई आ गया उसका प्रेशर। The content of this vessel is pumped into the 50 ml of
वेसल एट द सेम टेम्परेचर। भाई ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है क्लास में, अपन ने सिर्फ 500 लिया था और राइट ना, तो अपन ने इसको पंप इनटू द, अब इसमें आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम को आधा करूंगा। अगर आप वॉल्यूम को आधा करोगे 50 ml करोगे तो मैं प्रेशर ऑफ O2 तो डबल कर दूंगा। दैट इज अगर उसमें 760 में से 355 माइनस कर देता हूं यार, ये हो जाएगा मेरे पास 5, ये 0 और ये 4 हो जाएगा, तो 405 इंटू 2 कर दूंगा। लेकिन प्रेशर ऑफ H2 उतना ही रहेगा क्योंकि कंप्रेस करने से ये इक्विलिब्रियम है ना, इसलिए इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है 355 है। तो ये हो जाएगा 810 प्लस 355। ये लो भाई, इतना आंसर आ गया आपका, टोटल प्रेशर इन द सेकंड वेसल। ये लो, अपन ने N2 और वाटर से किया हुआ है क्लास में, है ना, और सेम क्वेश्चन अपन ने उधर भी किया हुआ है डाल्टन्स लॉ में। फिर उसके बाद आपने पूछा है और कोई डाउट है क्या? B3 वाला कब करा है आपने? B3 वाला देखो ना, मतलब B3 वाला किया ना अपन ने, वो कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में। फिर पूछा आपने पार्ट 2 का D4। चलो भाई पार्ट 2 का D4 पूछ लेते हैं। पार्ट 2 का D4, पार्ट 2 में D4 गिवन है अपन को। चलो भाई D1 D2 D3 D4, ठीक है। अब देख, पार्ट 2 का D4 अपन लिखेंगे, दैट इज some of the gases are soluble in water due to formation of their ions, right, due to formation of ions। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना CO2 है, H2O से रिएक्ट करेगा तो H2CO3 बनेगा। NH3 है, H2 से रिएक्ट करके बनाता है H2, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H+ अमोनिया, ये भी करने पड़ा। और HCl है, तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। CH4 है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। H2 है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो अपने पास आंसर आ गया 1 2 3, ये आंसर होगा। CO2 को पोलर गैस नहीं कहेंगे अपन, बट इट डिसॉल्व इन वाटर। भाई जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें जो गैस होता है वो यही तो होता है, CO2 इन वाटर, और कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर होता है जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। दिस इज विच क्वेश्चन? उसने पार्ट 2 का डी पूछा था ना, पार्ट 2 का D4, ये बता। अब पार्ट 2 का D5 पूछा है, D5 बता देता हूं। The solubility of N2 in water exposed to the atmosphere when its partial pressure is this much is given to us. The solubility at this is, उसने कहा solubility of N2 given है जब अपन को pressure given है, तो S upon P is equal to constant, S1 upon P1 is equal to S2 upon P2। उसने कहा N2 का solubility when exposed to atmosphere when partial pressure is this much, तो solubility कितना होता है 5.3 into 10 to the power of -4 when the partial pressure is 333। its solubility at 760 बताना है मुझे, बताओ कितना होगा, ये बता।
ये आपका क्वेश्चन। अब दूसरा देख लेते हैं। अब देखोगे ना, अगर नोट्स चेक करोगे ना, तो ये सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है अपने नोट्स में। एक बार नोट्स तो रिवाइज करो यार, एक बार तो रिवाइज करो कम से कम, है ना। D2 बताता हूँ, D2 में रिप्रेजेंट हेनरी लॉ, ठीक है, तो अपन ने लिखा था ना हेनरी लॉ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे अपन मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो अपन मास भी लिख सकते हैं। अच्छा, D4 में मतलब पोलैरिटी से नहीं, वाटर सॉल्युबिलिटी तो अपन बताएंगे ना। वाटर इनसॉल्युबल गैसेस विल बी, बताता था उसमें, वाटर इनसॉल्युबल गैसेस, ऑब्वियस सी बात है CH4 और H2 होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर गैसेस है। तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा देखो। अब देखो अपन को लॉग ऑफ एम, हेनरीज लॉ में लॉग ऑफ एम में प्रेशर गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई सर ने मुझे बताया तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अपने नोट्स में लिखवाया है सर। इसका मतलब m1 अपॉन p1 इक्वल टू m2 अपॉन p2 भी लिखवाया था ऐसे सर। मास क्या करना है, सॉल्युबिलिटी ये गिवन है मोल्स पर लीटर, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो m1 अपॉन p1 इक्वल टू m2 अपॉन p2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा ना, इधर भी m से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी m से मल्टीप्लाई करोगे, या तो वो कैंसिल कर लो या मास लिख लो उसको। So mass of gas dissolved in, right ना, तो अपन क्या लिखेंगे, m upon p will be equal to k, तो log of m minus log of p is equal to log of k। तो लिख लो भाई log of m is equal to log of p plus log of k, इसको y equal to mx plus c कर लो, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बन गया, हो गया कुछ। इंटरसेप्ट 0 नहीं है, इसलिए b गलत है, c और d हो नहीं सकते क्योंकि स्लोप इसमें पॉजिटिव दे रखा है अपन को 1, तो आंसर इज ए, हो गया। इसमें अपन से बी पूछा है, एक ही तो क्वेश्चन है बी में। Persons are medically considered to be lead poisoning if they have concentration greater than 10 micrograms of lead deciliter of blood, ठीक है, what is parts per billion, ठीक है, parts per billion अपन को बताना है, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो अपने पास 10 माइक्रोग्राम का मतलब हो गया 10 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोग्राम, है ना, पर माइक्रोग्राम। और अपन कहेंगे इसमें, इसको पर माइक्रोग्राम मतलब अपन से क्या गिवन है इसमें, दैट इज पहले पर्सन और मेडिकली, पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। अब डायग्राम क्या, अपने आप को एज्यूम कर लो कि भैया अगर मतलब मेरे अंदर, सपोज करते हैं कि मैं अगर लेड को खा लूं, तो अगर 10 माइक्रोग्राम है पर लीटर ऑफ ब्लड, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, तो अगर 10 माइक्रोग्राम ऑफ लेड इन पर डेसीलीटर का मतलब हो गया 100 ml में, तो मुझे लेड पॉइजनिंग हो गया। तो वो कह रहा है कि भाई ये बता दो आप कॉन्सेंट्रेशंस इन पार्ट्स पर बिलियन अपन को बताना है, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन। तो ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन मतलब जैसे पार्ट्स पर मिलियन होता है वैसे अपन पार्ट्स पर बिलियन बता देंगे भाई। यस, तो क्या करेंगे अपन बताओ, पार्ट्स पर बिलियन के लिए क्या लिखें अपन, माइक्रोग्राम्स। अब 1 माइक्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करोगे ग्राम्स में, माइक्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 raised to -6 10 to the power of -6 से मल्टीप्लाई करके, तो लो भाई 10 into 10 to the power of -6 आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करें, ये तो आ गया ग्राम में, ठीक है, तो अगर ये ग्राम में आ गया अपने पास, तो अब ये है अपने पास किसमें, इन 100 ml, और आपने पूछा मुझसे है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये गिवन है मुझे 100 ml में, तो 1 लीटर में कितना होगा, मतलब 1000 ml में कितना होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई 1000 ml में कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू
10 into 10 की पावर -6 डिवाइड बाय दैट ये 1000 ml करना है 100 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 तो अपने पास ये आ गया 100 into 10 की पावर -6 आ गया 100 आया ना अपने पास सो 100 into 10 की पावर -6 आ गया ठीक है अब अपन को क्या बताना है इतना ग्राम प्रेजेंट है इन 1 लीटर तो बताओ इसको पार्ट्स पर बिलियन में कन्वर्ट करना है कैसे कन्वर्ट कर दूं पार्ट्स पर बिलियन में कंसंट्रेशन गिवन है ना अपन को person is medically considered to have a lead poisoning of concentration greater than 10 micrograms in the lead poisoning तो बताओ क्या करें अपन 10⁻⁶ दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁶ दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते मतलब ऊपर नीचे 10⁹ ml में कितना ग्राम है तो भाई मतलब अगर ये 1000 ml में इतना है तो 10⁹ ml में कितना होगा मतलब पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा तो 10⁻⁻⁶ हट जाएगा आंसर 100 है आंसर कितना 100 आएगा यस सर ठीक है तो अगर ये अपन को गिवन है 1000 में तो बताओ 10 की पावर रुको यार रुको मुझे थोड़ा सा इसमें एक चीज आ रहा है कि अपन 1000 में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं अपने पास 100 ml में गिवन तो है पूरा अब अपन इसको पार्ट्स पर बिलियन बनाना है तो सीधा बना दो ना पार्ट्स पर बिलियन में से 10 की पावर 9 में ही बता दो ना कितना आएगा लो भाई 100 ml में इतना है तो 10 की पावर 9 में कितना है बता दो सीधा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन कितना आ रहा आंसर अपने पास कितना है और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा 100 आ गया अपने पास ये रहा अपने पास आंसर आ गया 100 पार्ट्स पर बिलियन बिल्कुल ये हो गया तो तो ये इधर साइड में ना थोड़ा सा स्लाइड हो जाए ना सब इधर उधर चला जाता है अब क्या बताना है उसमें एक मिनट रुक जाओ मैं देख लूं उसको हाँ जी अब कौन सा आपको अगर डाउट है तो बताओ आप पूछ रहे हैं सर फर्स्ट वाला बताओ कौन सा मतलब बताना है मुझे ये वाला वापस तो गिवन तो था 100 ml में अगर 10 into 10 की पावर -6 आ रहा था तो बताओ 10 की पावर 9 में कितना है खत्म हो गया क्वेश्चन पार्ट्स पर बिलियन सिर्फ इसमें 10 माइक्रोग्राम था ना तो 10 माइक्रोग्राम को आपको आना चाहिए कि माइक्रोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आना चाहिए अब बताओ और क्या बताना है वो कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन कंसंट्रेशन के ही आपको बताने के बस और किसी को कोई डाउट है पता नहीं क्या हाँ तो बोलो जल्दी बोलो मतलब क्या डाउट है पार्ट 1 का B3 अपने पार्ट 1 का B3 B1 B3 पार्ट 1 का B3 अपन ने क्लास में नहीं किया है पार्ट 1 का B3 क्लास में किया क्या अपन ने अरे AP2 AP1 क्या होता है तुम्हारा बैच तो चेंज हो गया ना तो अभी करवाया होगा ना मैंने कंसंट्रेशन में चलो छोड़ो ना इतनी देर में तो करवा ही देता हूँ let the volume of each solution is 100 ml तो solution 1 तो मोलारिटी भी बताना है मोलारिटी भी बताना है ठीक है
So mass of solution 1 is equal to density into volume. Density given है तो 120 ग्राम हो गया. तो mass of H2SO4 पहला वाला 30% by weight है, आ गया मेरे पास 36 ग्राम. Solution 2, mass of solution 2, डेंसिटी मुझे गिवन है 1.6, so 1.6 मतलब 160 ग्राम, क्योंकि 100 ml वॉल्यूम हो जाएगा. आपके लिए each solution is 100 ml वॉल्यूम. तो mass of H2SO4 is equal to होता है, that is 160 into 70% लेना है बिल्कुल, 160 into 70% of that. तो इसका मास कितना आ जाएगा अपने पास? That will be, so 160 का 70% लेना है बिल्कुल. So that will be, ये तो कैंसिल हो गया. So 11 ना 11 प्लस हो गया आपके पास. तो total weight of solute is equal to 36 plus 118 grams. That is equal to कितना हो जाएगा? तो 154 grams. Total weight of solution, that is 120 plus 160, 280. Total weight of solvent, तो 180 minus 280 minus 154 grams. माइनस कर लो. 126 ग्राम. अब आपके पास सारा डाटा है, कैलकुलेट कर दो मोलालिटी कितना होगा. मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 154. मॉलिक्यूलर वेट 98. 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 126. लो भाई मोलालिटी आ गया. और मोलालिटी 154 सोल्यूट हो गया, 98 मॉलिक्यूलर मास हो गया 1000, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 हो गया. 100 ml ईच लिया था आपने. लो आपका क्वेश्चन आ गया. इसको ऐसे कर लो, तो शायद मैंने थोड़ा जल्दी में उसको, मतलब ठीक है कर लेना, अपने आप से कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर थोड़ा मतलब ऐसे हो जाए तो आप ऐसे कर लेना. 148 है, ये भी 148 है, तो कर देना अपने आप. लो भाई 136 हो जाएगा. तो ये 136 करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा देख लेना. C1 बताया बिल्कुल वैसे ही C2 भी है, आप C2 को भी वैसे ही कर लो. C1 वाला तो क्लास में किया हुआ है. N2 और वाटर के साथ क्लास में किया तो है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो था C2 वाला. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. सो सेक्शन डी तक दिया था मैंने. रॉल्स लॉ भी अपन कर सकते थे. तो नेक्स्ट टाइम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी शायद अपन पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं. ठीक है ना, मैं सेक्शन देखता हूँ क्या कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आप ये बताओ कि लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था. लास्ट अपन ने क्या पढ़ रहा था? लास्ट टाइम डिस्टिलेशन पढ़ा था अपन ने. ठीक है, लास्ट टाइम अपन डिस्टिलेशन पढ़ रहे थे. ठीक, तो नेक्स्ट विल राइट, मतलब नेक्स्ट केस विल राइट. ठीक है, अपन ने डिस्टिलेशन पढ़ लिया था. तो नेक्स्ट विल राइट दैट आफ्टर डिस्टिलेशन, next case we can say that is vapor pressure of the mixture of. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेगा ऐसे.
vapor pressure of the mixture of immiscible liquids. ठीक है ना, मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते, उन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अपन को डिस्कस करना है। अगर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, सपोज कर लेते हैं कि अपने पास लिक्विड्स हैं, ठीक है ना, अपन दो लिक्विड्स ले लें, तो इमिसिबल लिक्विड का मतलब हो गया, जैसे अपन अज्यूम कर लेते हैं कि एक वाटर है अपने पास और दूसरा बेंजीन है अपने पास, ये तो मिक्स होते नहीं, तो दीज आर इमिसिबल लिक्विड, एक पोलर एक नॉन पोलर, दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। टाउलिन ले लो, बेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, ऑयल डाल दो पानी में, दैट इमिसिबल लिक्विड्स। जब ये आपस में डिसॉल्व होते ही नहीं है, दोनों गैसेस जैसे बिहेव करेंगे, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो दोनों वेपराइज हो। तो इफ दे आर नॉट मिसिबल लिक्विड्स, इफ दे आर इमिसिबल लिक्विड, तो भाई ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ H2O आएगा इन वेपर स्टेट, और बेंजीन भी वेपर स्टेट में आएगा, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसके भी वेपर्स होंगे और बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। The two immiscible liquids will behave independent of each other. Independent of each other. So the two immiscible liquids will behave independent of each other. वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। भाई इसका वेपर प्रेशर इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, इसका वेपर प्रेशर इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अगर दोनों में इंटरैक्शन होगा, दोनों में आपस में इंटरैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, यहां तो कोई दोनों में कोई इंटरैक्शन कोई रिपल्शन नहीं, दोनों का मतलब अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो उस केस में अपन कहेंगे द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड्स is equal to the sum of the partial pressure of each liquid, of the partial pressure of each liquids. तो दोनों लिक्विड के सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर को ले सकते हैं, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट प्लस PP नॉट। इसको A ले लेता हूं और इसको B ले लेता हूं, एंड विल से दैट जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा अपने पास, दूसरा होगा PA नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड PP नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उनके पार्शियल प्रेशर भी उनके मोल्स पर डिपेंड करेंगे। दोनों लिक्विड सॉल्यूशन में होंगे, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं, तो ये अपना वेपराइजेशन होगा, इसका अपना वेपराइजेशन होगा। दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस केस में अपन कहेंगे द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू, अपन पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, और इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं मतलब अपन को मोल फ्रैक्शन नहीं बोल सकते ना, दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन भी 1, इसका भी मोल, अपना अपना मोल फ्रैक्शन, मतलब दोनों अपन ने ऐड किए और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, PA नॉट हो या PA हो, दोनों अपन ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। और लिख लेता हूं, partial pressure of A directly proportional to that is number of moles of A, and partial pressure of B will be directly proportional to number of moles of B. एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। आप PA नॉट लिखो या PA लिखो, दोनों एक ही बात है हमारे लिए। तो क्यों? क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर लिखो या प्योर लिक्विड का प्रेशर लिखो, तो एक जैसा ही होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो अपन लिखेंगे भाई PA नॉट विल बी या PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NA। सो मैं लिख सकता हूं दैट इज
PA will be directly proportional to NA, इसका मतलब है कि भाई PA upon NA will be equal to constant and PV not upon NB will be is equal to constant. अगर अपन constant को cancel कर ले तो I can directly write that PA not upon PV not will be equal to number of moles of A divided by number of moles of B और directly proportional है K cancel हो जाएगा. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो अपन लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बता सकते हैं और I can write that PA not divided by PB not और PA not is equal to PB not भी होता है. ये अपन लिख रहे हैं PA not will be equal to PB. PA not is equal to PA and PB not is equal to PB. वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मिक्स होते तो मोल फ्रैक्शन की बात करता ना मैं, मिक्सेबल लिक्विड में मोल फ्रैक्शन की बात करता. यहाँ तो दो अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनका अपना अपना पार्शियल प्रेशर है, तो उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन. मोल फ्रैक्शन तो तब आता है ना जब वो आपस में मिक्सेबल होते हैं, कि किसका मोल अमाउंट ज्यादा है तो उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, लाइक दैट वी कैन डू. तो यहाँ पर तो अपन कहेंगे PV नॉट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को लिखो ना WA अपॉन ME इनटू MB अपॉन W. We can write like this. तो अपन क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अपन क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. whatever it is given to us, we are able to solve the question. Most of the time अपन को क्या होगा, ये गिवन होगा और इन दोनों में से किसी एक का प्रेशर गिवन होगा, दूसरा प्रेशर अपन कैलकुलेट कर लेंगे. ये गिवन है तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, वाइस वर्सा. और इनमें से कोई एक डाटा अपन से पूछेंगे, वो ठीक है बता देंगे. वो थोड़ा सा आपको ये इक्वेशन में सॉल्व करना आना चाहिए बस. तो उस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे. तो ये इमिसिबल लिक्विड्स है. अगर दोनों लिक्विड आपस में और क्वेश्चन में गिवन होगा, आप इस वर्ड का ध्यान रखना कि वहां पर इमिसिबल लिखा हुआ है या मिसिबल लिखा हुआ है, क्योंकि यही गलती कर दोगे तो वो गलती नहीं करनी है. ठीक है. सो दैट इज अबाउट फॉर द इमिसिबल लिक्विड्स. और ऑब्वियसली अपन को पता है अगर इसमें इसको ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा, मतलब इनको दोनों एक दूसरे को ऐड करने से ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसको अफेक्ट करेगा. वो H2O के बीच में C6H5 आएगा या C6H5 के बीच में H2 आएगा, तो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों का कम होता है. मतलब मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट. अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं तो 80 है, तो इसको ऐड करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 से कम हो जाएगा. अगर ये 100 है तो इसको ऐड करने के बाद वो 100 से कम हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों का डिक्रीज होगा. अगर पूछेंगे तो बताएंगे, अदरवाइज दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट. अब मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूं यहीं पर कि भाई टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेते हैं, टोटल प्रेशर मैं आपको दे देता हूं, वाटर का वेपर प्रेशर दे देता हूं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. सपोज करते हैं वाटर का वेपर प्रेशर मुझे 350 गिवन है, तो ये मुझे कैलकुलेट कर लिया मैंने. अब क्या पूछोगे उसमें, भाई आपने यहाँ पर बेंजीन दे रखा है, आपने H2O दे रखा है, तो ये तो मुझे पता हो. वेपर प्रेशर आपने मुझे यहाँ से बता दिया, तो WA और WB बचा हुआ है. आप बताओ क्या करना है. एक का मास दे दो, मैं दूसरे का मास कैलकुलेट कर दूंगा, या आप मास फ्रैक्शन पूछोगे या मास परसेंटेज भी पूछोगे तो भी बता दूंगा. मास परसेंटेज पूछोगे तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, और फ्रैक्शन पूछोगे तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन के लिए मुझे अगर वाटर का फ्रैक्शन पूछा तो WA अपन W प्लस WB करना पड़ेगा. दोनों तरफ 1 ऐड करके कर लूंगा या -1 करके कर, वो बना लेंगे. वो थोड़ा सा आपको उतना तो कंसेप्ट कर लेंगे. दिस इज इमिसिबल लिक्विड्स. तो ये आपका इमिसिबल लिक्विड्स है जो अपन लिखते हैं. और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई शीट में जो क्वेश्चंस गिवन है थोड़ा सा अपन शीट से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो. जैसे अपन इमिसिबल लिक्विड देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ऐसे कर सकते हैं. शीट आप मतलब, क्योंकि कई बार होता है ना भाई शीट से क्वेश्चन अगर एक दो करवा दो तो भी चलेगा. तो आप मेरे ख्याल से E2 कर लेते हैं अपन. E2 कर लो आप, है ना.
पार्ट 1 का E2 कर लो भैया, कैलकुलेट करो पार्ट 1 का E2। पार्ट 1 का E2 देख लो आप। अगर चाहो तो मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ पर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रोबेंजीन इज गिवन टू मी। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन मतलब ये, दैट इज गिवन टू मी। वाटर और एक नाइट्रोबेंजीन एट 90 डिग्री, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 99 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये अपन को दे रखा है। ऑब्वियसली बात है, दोनों का कम होगा। अब अपन को गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 733 मरकरी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन टू मी। मुझे इसका प्रेशर वाटर का वेपर प्रेशर मुझे गिवन है, तो मुझे ये गिवन है दैट इज 733, ये गिवन है। Whereas the atmospheric pressure is given to me। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो गिवन हो गई, ये 760 है। तो नाइट्रोबेंजीन अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन बी को लिया है आपने नाइट्रोबेंजीन। सो मुझे एक तो ये PA0 पता चल गया, दैट इज 733, और मुझे PB0 पता चल गया, उसमें आपने जो दे रखा था PB0 उससे माइनस करके मुझे पता चल जाएगा PB0, है ना। अब अपन को दे रखा है दैट इज, इसमें ये सॉल्वेंट WA हो गया, वाटर था अपने पास, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास 123 गिवन है, ये W है अपने पास। फाइंड द वेट रेशियो ऑफ द कंपोनेंट इन द डिस्टिलेट, मुझे इनका ही रेशियो बताना है इन द डिस्टिलेट। तो वाटर और नाइट्रोबेंजीन का डिस्टिलेट, ये अपन को वेट रेशियो बताना था, वो तो डायरेक्टली हो गया ना क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैं आपसे कर रहा था कि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये अपन राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस अपन पढ़ चुके हैं। ये सारा पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं, सारे केसेस अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं। वी गॉट दैट ना, मतलब उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं जिसमें मतलब उसका उस सेक्शन में कुछ ऐसा था नहीं जो अपन से नहीं आएगा, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो वेट रेशियो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, ये मुझे पता है। अब अपन चेक करेंगे दैट इज, दूसरा अपन चेक करते हैं आगे। इसमें जो अपन को आगे पढ़ना है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका अपन कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो अपन को आगे पढ़ना है दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, properties which depends on the number of solid particles, which depend on the number of solute particles, irrespective of their size, not on their size, charge, mass, etc. Solid particle and not on their nature. Their nature. और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता ना, उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
जो नंबर्स पे डिपेंड करते हैं ना उनको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड constitutional properties. अब ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि भाई अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, वाटर एक्वा सॉल्यूशन ही मान लेता हूं, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, और इसमें मैं NaCl डाल देता हूं, तो एक Na बनेगा, एक Cl बनेगा, दो पार्टिकल हो जाएंगे. और इसमें मैं दो पत्थर डाल देता हूं, ये स्टोन पीसेस है, ये भी वाटर था, और ये स्टोन पीस है. दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि दोनों में सॉलिड पार्टिकल एक जैसे. नंबर ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करेंगे, ना वो साइज पे डिपेंड करेगा, ना वो उसके मास पे डिपेंड करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, उन्हीं को कहते हैं अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, आपको मेरा सेंटेंस समझ में आ गया कि भाई क्या सेंटेंस लिखा है मैंने. हमें नंबर्स को ध्यान रखना है, ये अपन को पता होना चाहिए. There are four colligative properties. Four colligative properties. अगर फोर colligative properties है, एक होता है और relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Vapor pressure. एक colligative property होता है relative lowering in vapor pressure. दूसरा colligative property होता है elevation and boiling point. Elevation and boiling point. एक तो ये colligative property होता है. थर्ड colligative property होता है depression and freezing point. In freezing point. Freezing point. और फोर्थ colligative property होता है osmotic pressure. ये चार colligative properties होते हैं. एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को आप डेल्टा टीएफ से डिनोट करोगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से डिनोट करते हैं. These are four colligative properties which depends on the number of solid particle, not on their nature. Relative lowering in vapor pressure तो हमने पढ़ लिया है. PA0 minus PS divided by PA0 is equal to mole fraction of solute हमने पढ़ रखा है. हमने ये पढ़ रखा है is equal to mole fraction of solute. हमें तीन और colligative properties पढ़ने हैं. Elevation and boiling point is delta TB is equal to, that is KB into M, M is molality, or delta TF will be equal to KB into M, KF into M, that is called molality, और pi, that is osmotic pressure होता है. CRT वो अपन देखेंगे कैसे क्या करना है. तो ये colligative properties है जो अपन को पढ़ना है, और ये अपन ने पढ़ा हुआ है relative lowering and vapor pressure. इसमें अपन ने काफी क्वेश्चन. अब ये जो colligative properties है, इन सबको मैं एक फैक्टर से और मल्टीप्लाई करूंगा. जैसे ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. These properties depends on the numbers. मतलब आपने
जितना नंबर्स, मतलब ऐसे ना, मान लो मेरे पास पानी है और पानी में अगर मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, मुझे पता रहेगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। मान लो NaCl ऐड, तो अपन कहेंगे अगर अब आपने यहां पर 2 मोल्स NaCl ऐड किया, तो मुझे एक बात पता है, यहां पर 4 मोल्स पार्टिकल्स हो जाएंगे। यहां पर 4 मोल्स पार्टिकल होंगे। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स NaCl का मतलब है इसके अंदर Na और Cl दोनों बनेंगे और वो अलग अलग पार्टिकल होंगे अगर वाटर है तो। मतलब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल डिसोसिएट तो नहीं हो रहा या एसोसिएट तो नहीं हो रहा। तो मुझे डिसोसिएशन और एसोसिएशन चेक करके रखने पड़ेंगे कि भाई जितने पार्टिकल आपने ऐड किए थे उतने ही हैं या कोई डिसोसिएट होकर ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो मुझे चेक करके रखना पड़ेगा। बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पत्थर डाल रहे हो या आयंस डाल रहे हो या क्या डाल रहे हो। तो पहले तो जब आपने रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर पढ़ाया था तब तो आपने बात नहीं की थी। हाँ, तब मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया था जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए। अब दूंगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ठीक है, यहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल का होगा ना। ठीक है, तो जहां सॉल्यूट पार्टिकल जैसे 2 मोल्स हैं और यहां पर 4 मोल्स बन रहे हैं पार्टिकल्स, क्योंकि ये दोनों मिला के डिसोसिएट हो गए ना 2 मोल्स, तो यहां पर 4 मोल बन रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई आप ऐसा कुछ एक फैक्टर बना लो जो फैक्टर इस डिसोसिएशन को या एसोसिएशन को गवर्न करे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा देना, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाए सोल्यूशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम कर देना। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो तो अपन कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने ही रहेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसको आई लिख लेते हैं। ये आई मुझे बताएगा कि अगर इसका वैल्यू 1 है मतलब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ऐड किए थे उतने ही हैं, जैसे शुगर वगैरह में अपन बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो उतना ही रहेगा ना। भाई अगर यूरिया डालोगे तो यूरिया को डिसोसिएट थोड़ी होता है, शुगर अगर ऐड करोगे तो शुगर डिसोसिएट थोड़ी होता है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, तो मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई करूंगा आई से। इसमें इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, इधर क्यों किया, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होगा ना, सॉल्वेंट थोड़ी डिसोसिएट होता है। सॉल्वेंट का थोड़ी डिसोसिएशन, डिसोसिएशन तो किसका होगा, सॉल्यूट पार्टिकल का। तो पहले भाई ये आई बता दो आप, ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये आई है क्या, कैसे समझना है, और आई में मुझे क्या करना है, उसके बाद वापस बात करेंगे अपन एक एक करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे अपन एक एक करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें। चेक कर लेते हैं पहले कि भाई ये आई है क्या। आई को मैं लिखने वाला हूं दैट इज अ वेंट ऑफ फैक्टर, तो ठीक है उसी को पढ़ते हैं अपन पहले कि व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अपन को ये तो पता चल गया कि ऐसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं उनको अपन कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। तो अपन लिखेंगे भाई वेंट ऑफ फैक्टर लिखते हैं पहले, उसको अपन लिखते हैं ऐसे टॉपिक से एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों, क्योंकि हम तो उसमें 2 मोल डाल रहे हैं लेकिन वो क्या हो जा रहा है 4 मोल, तो फिर एबनॉर्मल बिहेवियर इसलिए अपन बोल रहे हैं उसको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि अपन को बार बार लिखना पड़ेगा तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी, अपन को पता रहेगा कि सीपी इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। तो अपन कहेंगे देखो भाई वी नो दैट, चलो नॉर्मल बिहेवियर की बात करते हैं। लिखो वी नो दैट, मैं डिक्टेट करूंगा, we know that colligative property depends on number of particles. We know that colligative properties depends on the number of particles.
colligative properties depends on the number of particles. So if the dissociation or association of particle take place, so if the dissociation or association of particle take place, particle take place, then colligative properties changes. Then number of particle changes, we can say. If the dissociation or association of particle take place, then number of particle in the solution changes. The number of particle in the solution changes. So the colligative property changes. Number of particle in the solution changes, so the colligative properties changes. This behavior of colligative property is governed by the factor. This behavior of colligative property is governed by the factor called as Venter factor. Venter factor. Governed by the factor called as Venter factor, and it is denoted by I. अब उसको लिखने की जरूरत है. It is denoted by I. हमको पता है, I लिख देते हैं. Where I will be equal to number of particles after dissociation association divided by number of particles before dissociation. इसको बनाएंगे. अब इसमें होगा क्या ना, अपन बताएंगे. देख भाई, हमने अगर कोई पार्टिकल ऐड किया और हमने उसका 1 मोल ऐड किया था, लेकिन इसके अंदर जाके वो 2 मोल पार्टिकल बच जाते हैं. तो इसके अंदर जाके वो 2 मोल पार्टिकल बनाते हैं. तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी आफ्टर डिसोसिएशन. ये तो 2 हो जाएगा भाई, डिसोसिएशन के बाद 2 बन जा रहे हैं. ये अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे अपन को कैलकुलेट कर लेना. तो ये 2 बन रहे हैं, तो अपन कहेंगे भाई 2/1 लिख लो. हमने तो 1 पार्टिकल ऐड किया था, वहां जाके 2 बन जा रहे हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसका मतलब आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. तो अपन लिखेंगे फॉर डिसोसिएशन आई विल बी ग्रेटर देन 1. अगर डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा. फॉर एसोसिएशन, भाई हमने तो यहाँ पर 1 मोल ऐड किया था, लेकिन उसके 1 मोल ऐड किया तो उधर हाफ मोल हो गया, वो एसोसिएट हो गया, डाइमर बन गए, जुड़ गए पार्टिकल्स. तो ठीक है, उस केस में अपन कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन. और अगर मान लो हमने जितने मोल्स ऐड किए थे उतने ही मोल्स पार्टिकल के अंदर है, तो आई का वैल्यू 1. फॉर नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन.
I will be equal to 1. तो अब अपन कहेंगे देखो भाई, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन को पता है I का वैल्यू 1 ही होगा। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब यूरिया, ग्लूकोज, अल्कोहल, सुक्रोज, right, etc. will have I will be equal to 1. तो जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ना, उन सब में I का वैल्यू 1 होगा। जो डिसोसिएट नहीं होते और एसोसिएट भी नहीं होते, उनके लिए I का वैल्यू हमेशा 1 होगा। We can write like सो ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन का थोड़ी होता है पार्टिकल, पार्टिकल तो सोल्यूट का होता है। हम NaCl लिख के बता तो रहे हैं बार-बार, भाई ये क्या है, सोल्यूट ही तो है, अगर वो सॉल्वेंट में जो ऐड करेंगे। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। फॉर सोल्यूट है, वेंटो फैक्टर सोल्यूट के लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए थोड़ी होता है। वेंटो फैक्टर फॉर सोल्यूट। तो अब तक अपन ने क्या किया, हमने यही पढ़ा भाई, देखो भाई, नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब shows association or dissociation, then colligative property will also change. This behavior of colligative property is governed by the factor called as Vento factor, जिसको अपन I से डिनोट करेंगे। I अपन लिख लेते हैं। हम वैसे भी बता सकते हैं I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखना पड़ेगा अगर डिसोसिएशन हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। नहीं देखते तो ऐसा लग रहा है मैं बस थोड़ा ये हो गया बैक दिख रहा है ऐसे बस ऐसे नहीं होता इसके लिए सीधा बैठा हूँ मैं, मतलब ये लगता है बैठा हूँ इसमें। पापा का चाहे तो ये भी या देख बोले तो मेरा अगर इधर पे सब देवेश, देवेश तेरा साथ सीधा जाएगा तो ऐसा दिखेगा नहीं। देखो एक बात है, मैं बताऊं, तो देवेश का माइंड खुला है ना, उसका वो पता चल जाता है मुझे, जब किसी की आवाज आती है थोड़ी भी तो मुझे पता चल जाता है। अब हमें लगता है वो आराम से लेट के वीडियो देख रहा होगा या कुछ ऐसे कुछ कर रहा होगा, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं सीधा बैठो। हाँ जी, ठीक है ना। देवेश, जेपीएन सर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी वैसे बात हुई थी सर से, उनको सिर्फ मतलब बॉडी पेन हो रहा है और थोड़ा सा खांसी था उनको उस दिन। हाँ टेस्ट किया उन्होंने, रिपोर्ट लेकिन कल आएगा ना, बड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं जेपीएन सर का क्या होता है। टेंशन तो है ना, क्योंकि इस टाइम अपन का, चलो कोई नहीं, इस टाइम पर इसलिए तो मैंने बैचेस वगैरह मर्ज कर लिए थे, क्योंकि पहले उनकी फैमिली को हुआ, अब फैमिली के बाद मतलब हुआ उनको भी हो गया, इसलिए तो बैच उसको मेंस वाला बैच और AP2 को मर्ज किया था मैंने। बट मैं सोच रहा था एडवांस वाले बैच मतलब मर्ज कर लूं, लेकिन तुम लोग काफी आगे हुए उससे, PCP2 से। वो लोग एक्चुअली आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उनका खत्म हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अपन बाद में पढ़ लेंगे, अब चैप्टर खत्म हो जाएगा फटाफट, चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा हमको इसमें। तो कुछ पार्ट ऐसा भी है ना जो मैंने मतलब छोड़ दिया, जब तुम लोग पूछोगे तभी बताऊंगा, लेकिन क्योंकि काफी कुछ बताने के लिए होता है बेटा, ऐसे लगता है ये भी बता दो ये भी बता दो, यही चैप्टर चलता रहेगा फिर बहुत दिन तक,
वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे अपन टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो जब कुछ पूछोगे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इधर उधर से काफी, तो फिर मैं बताऊंगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत कुछ है जो मतलब इस चैप्टर में और भी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन लिमिटेड वैसे पढ़ेंगे कि भाई अपन को जो जेई के सिलेबस में। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा, मतलब जितने पार्टिकल हमने ऐड किए उतने ही रहेंगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेते हैं अपन भाई क्या होगा फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, देयर इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, देयर इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो पहले डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं, डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट है ना, ये भी लिखे देता हूं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। भैया पूछ लिया करो जो भी आपको डाउट्स है, नहीं तो कल एक स्टूडेंट ने मुझे परेशान कर डाला कि सर ये बताओ कि मैं तो इसको लगाऊंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में। अब उसको मैंने कहा भैया एक बात बता, गैसेस को आयनाइज कब करते हैं, उसको कब आयंस में तोड़ते हैं? नहीं सर सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी है, उसको कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने कहा तुम क्लास में पूछ लेना। मतलब ऐसे भी हो जाता है, इसलिए जो भी डाउट, वैसे बच्चे बच्चे ही होते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी है कि मैं उसे परेशान करूंगा या कुछ बोलूंगा। ठीक है यार, बच्चे बच्चे हैं, क्या करोगे तुम, उनके दिमाग में आया वो पूछेंगे, और पूछना ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अब अपन क्या करेंगे ना, अपन पहले डिसोसिएशन की बात, ठीक है, अपन का इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने ले लिया MgCl, तो अपन को पता है पानी में डालोगे 3 आयंस बनेंगे, एक है मैग्नीशियम 2 क्लोराइड। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना लेते हैं, भाई AX और BY, मतलब A का नंबर X हो जाएगा, B का नंबर Y हो जाएगा। मतलब ये MgCl2 होता तो ये मैग्नीशियम होता, ये Cl2 होता तो ये 1 होता, ये 2 होता, तो अपन को पता रहेगा। X और Y इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे A और B के। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा ना, तो अपन को पता है A लिखोगे आप, प्लस Y B लिखोगे आप। चार्जेस भी लिखना है तो भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अपन को पता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका चार्ज -x रहा होगा तभी आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसका प्लस y रहा होगा तो आपने इसको y से मल्टीप्लाई। अब अपन कहते हैं कि भाई इसका कंसंट्रेशन मेरे पास C है, और ये 0 और ये 0। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड लिया था तो वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं, इट इज थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन इक्विलिब्रियम होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तो बात कर सकते हैं ना। हाँ तो करेंगे ना अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अपन इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं। ये C/1 माइनस अल्फा होगा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये XC अल्फा होगा, ये YC अल्फा होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन इज C, before dissociation is C, and after dissociation it is total number of particle कितने हो जाएंगे, 10 plus 10 plus 10। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने कहा I will be equal to टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब इसके डिसोसिएट होने के बाद तो ये प्लस ये हो जाएगा, कर देते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। सो C माइनस C अल्फा लिख लेता हूं मैं इसको, कर सकते हैं, प्लस XC अल्फा एंड प्लस YC अल्फा लिख सकता हूं मैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल आपने बिफोर डिसोसिएशन कितने लिए थे, C। इसमें तो बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है आराम से। आफ्टर डिसोसिएशन वाले कैसे लिखे, उसमें क्या भाई, जितना ये बच गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, जितना ये बच गया वो ये था, क्योंकि अल्फा आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, और जितने ये बन गए वो सबको ऐड कर दो तो हो गया आफ्टर डिसोसिएशन वाले।
तो I का वैल्यू अपने पास आएगा, C तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो मेरे पास आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं ना, x प्लस वाई, तो अगर कोई आप सॉल्ट मुझे दे दो तो x और y का नंबर तो मैं बता सकता हूँ कि x प्लस वाई कितना होगा, वो इधर लिखे होंगे नंबर, जैसे MgCl2 था तो एक मैग्नीशियम था और 2 Cl थे, तो मैं 3 बता सकता हूँ। x और y तो मैं बता सकता हूँ कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, I विल बी इक्वल टू x और y को अपन n लिख देते हैं, क्योंकि वो तो सॉल्ट का, जैसे ही हमें सॉल्ट का फॉर्मूला दिखेगा मैं x और y का नंबर बता दूंगा, x और y का सम बता दूंगा कितना होगा, वो तो एक नंबर होगा जो लिखा होगा, तो अपन वो नंबर बता सकते हैं। तो अपन x और y को यहां से क्या करते हैं, अल्फा कॉमन ले लेते हैं और x y की जगह अपन n डाल देते हैं, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें फिर अपन x प्लस वाई की जगह n लोगे तो आपके पास क्या बचा, I विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और x प्लस वाई आपने n ले लिया तो मैं इससे अल्फा कॉमन ले लेता हूं, प्लस अल्फा कॉमन लेके x प्लस वाई लिख दो आप, वो हो जाएगा आपके पास है। तो आप लिखोगे I विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा आ गया अपने पास, तो I विल बी इक्वल टू, अपन क्या करें इसको 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेते हैं और n माइनस 1 कर लेता हूं, ये आ गया भाई मेरे पास। तो I का वैल्यू अपने पास आ गया कितना होगा, गॉट इट ना एवरीबॉडी, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, शुरू करते हैं, राइट? नहीं, अब मैं बता, हाँ अल्फा दिया होगा, मैं बताता हूं अपन को कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं ऐसे, जैसे अपन को गिवन है, तो देख भाई I विल बी इक्वल टू, फॉर डिसोसिएशन लिख लिया अपन ने, फॉर डिसोसिएशन जो अपने पास आया ना, फॉर डिसोसिएशन I विल बी इक्वल टू, जो अपने पास आया I विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ऑब्वियस सी बात है n माइनस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा, ये अपन को गिवन होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एग्जांपल लिखते हैं, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन को पता है, कैलकुलेट I फॉर द फॉलोइंग, अपन कुछ ऐसे थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज गिवन है अपन को MgCl2, assuming 80% डिसोसिएशन, तो अपन कहेंगे ठीक है, 80% डिसोसिएशन का मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0.8, तो I विल बी इक्वल टू 1 प्लस n, कितना होगा 3, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड होंगे, MgCl2 डिसोसिएट होगा ना, तो अपन n बता सकते हैं, सो n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 0.8, लो भाई आ गया I का वैल्यू, सो 3 माइनस 1 मतलब 2, सो अपने पास ये कितना हो गया 2 ना, सो 1.6, नहीं 2 इज इक्वल टू 1.6 और ये तो 2.6, लो भाई। अगर 100% डिसोसिएशन होता तो I का वैल्यू 3 होता, और अगर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो अपन I का वैल्यू वो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन लेकर बता देंगे कितना होगा। बी आप कैलकुलेट करने वाले हैं, फॉर 60% डिसोसिएशन Al2O3 Al2SO4 ऑक्साइड, इसके लिए I का वैल्यू बताओ, और C के लिए बताओ I का वैल्यू कितना होगा फॉर 75% डिसोसिएशन, K4
FeCl होल 6। याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट डिसोसिएट नहीं होता है, स्क्वायर ब्रैकेट डिसोसिएट नहीं होगा, ये बिल्कुल पता है। तो चलो भाई आई का वैल्यू देखते हैं कितना आया। इसके लिए ये बोल रहा है 3.4 आया सर। 1 + 5 - 1 × 0.6। तो 3.4 आया, करेक्ट है। और सी के लिए कितना आएगा ये बताना है आपको। फोर आ रहे हैं, देख लो भाई। आई विल बी इक्वल टू, अपन ऐसे करेंगे ना 1 प्लस, इसमें ना कितने आइंस आएंगे, तो ये 4 पोटेशियम और एक 5 आइंस आएगा इसमें। तो 5 - 1 × 0.75 ये आएगा अपने पास। बताओ किसी को डाउट है तो। K4 ऐसे डिसोसिएट होगा ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था स्क्वायर ब्रैकेट डिसोसिएट नहीं होगा। तो 4 इसके आइंस होंगे, एक इसका आइन होगा, 5 होगा ना टोटल नंबर ऑफ आइंस। पक्का? तो बता दिया अपन ने, मुझे लगता है 4 आ गया अपने पास। सबको समझ में आ गया भाई आई कैसे कैलकुलेट करना है अगर अपन को देखना, तो थोड़ा सा अपन ये याद रख सकते हैं। आई 1 + n - 1 अल्फा, 1 से तो ज्यादा ही होगा ना, अगर डिसोसिएशन हुआ तो 1 से तो ज्यादा ही होगा। 1 + n - 1 × अल्फा। अब एसोसिएशन की बात। अब प्रॉब्लम ये होगा एसोसिएशन में, देख भाई आपने 2 पार्टिकल डाले, एक बन गया मतलब डाइमराइज हो गया। आपने 3 पार्टिकल डाले, वो भी एक बन सकते हैं, तो ट्राइमराइज हो गया, मतलब 3 पार्टिकल एक साथ कंबाइन होकर एक बन गए। आपने 4 ऐड किए और एक पार्टिकल बन गया, हाँ तो टेट्रामराइज हो गया। या 4 पार्टिकल डाले और 2 बन गए, अच्छा तो डाइमराइज हो गए। फिर डाइमराइजेशन होगा, क्योंकि भाई 4 पार्टिकल थे 2 बन गए, मतलब 2 पार्टिकल जुड़ गए। ठीक है, चेक कर लूंगा मैं, मतलब फिर आपको मुझे देना पड़ेगा कि डाइमराइज हुआ ट्राइमराइज हुआ क्या हुआ, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने एसोसिएशन तो किया लेकिन कितने पार्टिकल एसोसिएट करना है, तो उसमें अपन को देना। चलो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं मेरे पास n पार्टिकल थे A के, और वो बाद में क्या करता है, जब अपन इसको डिसॉल्व करते हैं, पानी में ऐड करते हैं या सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ये AN बन जाता है। अब अगर ये 2 होगा तो अपन कहेंगे A2 बन जाएगा, मतलब 2 मोल ऐड किए थे 1 मोल बन गया, मतलब डाइमराइज हो गया। या 3 मोल ऐड किए थे 1 मोल बन गया, मतलब ये 1 मोल बन गया मतलब ट्राइमराइज हो गया। इस टाइप से अपन को गिवन होगा। अपन वैसे ही फिर कैलकुलेट करते हैं जैसे पहले किया था इनिशियली। ये सी गिवन है, 0। अपन कहेंगे भाई C × 1 - इस बार अपन बीटा ले लेते हैं। बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे ये था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अपन को अल्फा बीटा ऐसे ले लेते हैं कि भाई वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
और इसको अपन अब ये n भी तो यूज करो तो अपन कहेंगे अपन ना इसको ऐसे कर देते हैं, इसको n को यहां 1/n कर देते हैं, तो ये c बीटा अपॉन n हो जाएगा। भाई वो कैसे? तो जैसे आप लिखते हो ना भाई 3a कन्वर्ट्स इनटू a3, तो अपन इसको a गिव्स यू 1/3a लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर ये 1 था, ये 0 था, तो अगर ये 1 माइनस एक्स है तो ये x/3 लिखोगे ना आप। तो यहाँ पर x अपना क्या है, c बीटा, तो x/3 लिखा ना अपन ने, तो यहाँ n था, अपन ने 1/n करके उसको ऐसे लिख लिया। मुझे लगता है अपन को किसी का डाउट नहीं होगा, जैसे अपन लिख रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे, देखो भाई, फिर नंबर ऑफ पार्टी बिफोर आफ्टर, तो आई आप ऐसे लिखते हो, आई इज इक्वल टू है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, तो आफ्टर तो हो जाएगा भाई c माइनस सी बीटा प्लस ये c माइनस सी बीटा प्लस c बीटा अपन है डिवाइड बाय c। नंबर ऑफ पार्टिकल लिखना पड़ेगा ना, इनिशियली कितने ऐड किए थे आपने, c तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, 1 माइनस बीटा माइनस c तो हट गया, तो बीटा बाय n कर लो। इधर क्या लिखे अपन, तो I विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, इधर अपन लिख सकते हैं, इससे बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अपन लिखेंगे भाई 1 और इधर भी माइनस है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस दैट इज 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, ऐसे करता हूं, देखता हूं क्या किया मैंने। तो बीटा से तो माइनस 1/बीटा और माइनस 1 कर लिया मैंने, और ये माइनस ऐसे रखा अपन ने, तो इसको अपन को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो माइनस अपन ने साइन बाहर लिया ना, तो माइनस बीटा हो जाएगा, और ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लो। नहीं, ये सी तो कैंसिल हो गया ना अपना, बीटा बाई सी कहाँ आ गया, बीटा बाई एन ना, बीटा बाई एन कहीं आया आ रहा है अपना, कहां पर, अच्छा ये कह रहे भाई आप ना सर सीधा सीधा कर लो यहाँ पर कि ये तो अपन ने सी कैंसिल कर दिया, तो बीटा और बीटा बाय एन था, ये तो अपन ने किया, तो अच्छा ये प्लस था, ये तो प्लस था ना, अब मेरा काम हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर ये प्लस है तो अपना काम हो गया ना, फिर तो 1/n माइनस अपन 1 कर लेंगे, और इसको अपन क्या करेंगे प्लस, तो प्लस करते हैं तो हो गया मेरे पास। भाई देखो प्लस, हाँ वो प्लस इधर, मतलब इधर वाला प्लस मिस हो गया था ना मुझसे, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। बस अपन को क्या करना है कि भाई ये तो बताओ कि इसमें नंबर जो है अगर 2 है और ये 2 है तो डाइमराइज बोलूंगा, तो अपन ऐसे लिख लेंगे भाई फॉर डाइमराइजेशन, इसमें ना डाइमराइजेशन के लिए, फॉर डाइमराइजेशन n विल बी इक्वल टू 2, फॉर ट्राइमराइजेशन n विल बी इक्वल टू 3। अब ये अपन को गिवन होगा, पता डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन ऐसे होगा ना, तो अपन को गिवन होगा ये टेट्रामराइजेशन n विल बी इक्वल टू 4, तो डाइमराइजेशन मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, लाइक दैट, वो मुझे गिवन होगा। अपन एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, कोई एग्जांपल भी दे दो जो हम मतलब कॉमन एग्जांपल टाइप का हो, जो हमें पता होगा कि भाई इसका तो डाइमराइजेशन हो गई होगा। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स in non-polar solvents, अपन को non-polar solvent पता है क्या होता है, gets dimerize, 100% डाइमराइज होते हैं वो, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में 100% डाइमराइज, वाटर में डिसोसिएट होंगे लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपन ने पढ़ा हुआ है, एसिडिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा, अल्फा अपन ने कैलकुलेट किया है कि अपन को एसिटिक एसिड का तो के पता है अपन को 1.8 10 की पावर -5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे ऐसे देने वाले हैं, कैलकुलेट टाइम
for dimerization of CH3COH in C6H6 if the percentage of dimerization is association is 80%. लो भाई कैलकुलेट करेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई आंसर लिखते हैं आई विल बी इक्वल टू वो थोड़ा याद होना चाहिए अपन को 1/n-1 और इनटू बीटा लिखना है अपन को सो 1 प्लस अब डाइमराइजेशन मुझे गिवन है इसका मतलब n का वैल्यू मुझे गिवन है सो 1/2 - 1 और बीटा मुझे गिवन है 0.8 लो भाई अपना आंसर आ गया ठीक है भाई इसमें अपने पास कितना आ गया दैट इज माइनस कर देते हैं अपन कितना हो गया तो कितना माइनस हो जाएगा तो जब तो अपने पास -0.5 आया तो -0.5 इंटू 8 है ना सो अपने पास 0.4 आ गया तो 1 - 0.4 हो जाएगा 0.6 लो भाई आई का वैल्यू 0.6 मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया कि अपन को क्या करना है राइट ना किस तरीके से अपन को डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन की बात दैट इज अबाउट द वेंटर फैक्टर व्हाट इज रिक्वायर्ड मतलब ये वेंटर फैक्टर है जो अपन को रिक्वायर्ड होगा जो अपन को आना ही चाहिए तो इस टाइप से अपन वेंटर फैक्टर को डिस्कशन कर सकते हैं तो ठीक है जब भी अपन कोई पार्टिकल को डिसॉल्व करेंगे या किसी पार्टिकल को मतलब अपन राइट ना लिखेंगे तो अपन उसमें याद रखेंगे भाई अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि वो डिसोसिएट होगा और अगर कोई एसिडिक एसिड है या हमें वर्ड यूज किया है डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है अब आई अपन ने ये देख लिया कि भाई आई तो सिर्फ सॉल्यूट के लिए होता है सॉल्वेंट के लिए नहीं होता ये अपन का पता अब अपन बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं और रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर अपन को पता है PA0 minus PS divided by PA0 will be equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent I से मल्टीप्लाई करना solute को कंपल्सरी है क्योंकि उसका डिसोसिएशन होगा तो मोल्स चेंज होंगे सॉल्वेंट में कुछ नहीं तो अपन चेक करके देखेंगे इसमें अपन ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम आई से सॉल्व कर सकते हैं हाँ एक बात अपन को पता है अगर सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आपको रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर की बात नहीं करनी है तो मैं ऐसे करूंगा ये रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर नहीं है लेकिन अपन ने कैलकुलेशन किया है तो अपन ऐसे यूज करेंगे अगर रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर की बात करोगे तो इसको यूज करना कंपलसरी होता है ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर दिस इज नॉट रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर बिकॉज़ रिलेटिव हमेशा P0 के रिस्पेक्ट में होगा अब ये तो अपन पहले पढ़ भी चुके हैं तो अपन क्या करते हैं थोड़ा सा रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली वो देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली it is calculated by Ostwald-Walker method. Walker method. मतलब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेरिमेंटली तो Ostwald-Walker मेथड से अगर कैलकुलेट करना ठीक है लेट अस चेक व्हाट इज Ostwald-Walker मेथड तो अपन कहेंगे देखो Ostwald-Walker मेथड में क्या होता है हम ऐसे एक सॉल्यूशन बल्ब ले लेंगे मतलब सॉल्यूशन बल्ब होता है मतलब कि भाई पानी भरा हुआ है और उसमें सॉल्यूट भी है तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन बल्ब
क्योंकि मैं इसमें एक एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा। एक दूसरा मेरे पास बल्ब है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है। वो प्योर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये प्योर सॉल्वेंट है। हम सबको पता है अगर सॉल्यूशन बल्ब होगा तो इसमें वेपर प्रेशर होगा और इसमें भी वेपर्स होगी। टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अपन सबको पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका वेपर प्रेशर कम होगा इसके वेपर प्रेशर से, ये अपन को पता है। अब मैं क्या करूंगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इससे, ये पी नॉट हो गया, ये पी एस हो गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूं ऐसे, इसमें ना मैं एक ड्रायर पास करता हूं, इसमें मैं ड्रायर पास करता हूं, यहां से मैं ड्रायर पास करता हूं, ठीक है। वो ड्रायर को जब अपन पास करेंगे तो ड्रायर इधर से इसके साथ मिक्स होगा और वो ड्रायर फिर यहां से लीव करेगा ऐसे। और अगर ड्रायर इसको लीव करेगा तो फिर मैं उस ड्रायर को इसमें लेके जाऊंगा, ड्रायर को इसमें लेके जाऊंगा। और वो ड्रायर को जब मैं इसमें लेके जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है वो उधर लेके जाऊंगा, तो फिर यहां से फिर मैं वेपर्स को बाहर निकालूंगा। हाई प्रेशर पे अपन ड्रायर पास करेंगे इसमें, फिर मैं इसको यहां से निकालूंगा। और फिर मैं इसको यहां पर ऐसे बना दूंगा कि भाई एक यहां पर ऐसे अपन ने मशीन लगा रखी है और ये मशीन जो होती है वो अपन कहेंगे यहाँ पर ये जो लिखा होगा, तो इस मशीन में अपन जो भी सॉल्वेंट आया होगा, वेपर्स आएंगे, तो यहाँ पर वेपर्स एब्जॉर्बिंग एजेंट होता है, तो जो भी वेपर्स वो लेके आएगा उस वेपर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं सोल्यूशन बल्ब में कि ये एक्वस सोल्यूशन है, H2 होगा, H2O है, ये वाटर ले लेते हैं, सॉल्वेंट इज वाटर, इसका भी एक्वस सोल्यूशन है और यहाँ भी प्योर सॉल्वेंट मतलब H2O है। तो फिर अपन लिख लेंगे वेपर एब्सॉर्बिंग। वेपर एब्सॉर्बिंग का मतलब हो गया हमारे लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 भी लिख सकते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी बोल सकते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। जब अपन ड्रायर को पास करेंगे तो वो ड्रायर इसमें जो वेपर्स होगा, जो भी वेपर्स का अमाउंट होगा, उन वेपर्स को कलेक्ट करके उधर लेके जाएगा। मतलब यहां पर जो वेपर्स होंगे उन वेपर्स को कलेक्ट करेगा और वो कलेक्ट करके उधर लेके जाएगा। सो ड्रायर पास्ड विल कलेक्ट द वेपर्स, वो वेपर्स को कलेक्ट करेगा। तो अपन कहेंगे अगर इसमें से वेपर्स कम हो गए तो इस जो सॉल्यूशन बल्ब होगा, ये दोनों बल्ब का मास हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। जब अपन ने ये ड्रायर पास नहीं किया था उससे पहले कितना वेट था वो हमें पता होता है, वो कितना इसका मास है कितना इसका मास है वो हमें पता होता है। तो जब ये वेपर्स ड्रायर जो यहां से जाएगा, ये वेपर्स अगर कलेक्ट करके उधर ले जाए तो इसके मास में चेंज आएगा, मतलब इसका मास डिक्रीज होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे लॉसन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसको मैं WS ले लेता हूं। तो अपन लिखेंगे भाई WS विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना प्रेशर वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उतना प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। अब अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि यहां पर 2 ग्राम वेपर थे, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो अपन सबको पता है कि यहां पर 2 ग्राम से तो ज्यादा ही वेपर होंगे। मान लो अपन ने कहा भाई यहां पर 2.5 ग्राम वेपर है, 2.5 ग्राम ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये यहां से 2 ग्राम कलेक्ट करके यहां लेके आ रहा है 2 ग्राम, और इसके अंदर वेपर प्रेशर कितना है 2.5 ग्राम।
तो फिर यहाँ जब ये ड्रायर आएगा तो यहाँ तो वेपर सॉल्यूशन में कम होते हैं, सॉल्वेंट में ज्यादा होते हैं, और कोई भी ड्रायर सॉल्वेंट में ही 100% सैचुरेट होगा क्योंकि वहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या कहूंगा, इसके पास 2 ग्राम वेपर्स तो पहले से है, यहां पर कितना कलेक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे यहां पर ना कितना वेपर प्रेशर है, तो अपन ने कहा 2.5 ग्राम, हाँ तो 0.5 ग्राम और ले लेगा, तो यहां से ये 2.5 ग्राम लेके जाएगा। इसका मतलब आप ये मुझे ये बता रहे हो कि जब भी कोई ड्राई एयर किसी बल्ब को छोड़ेगा तो जितना उस बल्ब में वेपर प्रेशर होगा वो उतना ही लेके जाएगा। यहाँ 2 था, 2 लेके गया, यहाँ 2.5 था तो 2 पहले से था इसलिए 0.5 लेके चला गया। तो मैं ये बता सकता हूं कि इसमें लॉसन वेट कितना हुआ होगा, तो उसमें लॉसन वेट जो हुआ होगा वो सिर्फ 0.5 ग्राम होगा। तो अपन कहेंगे लॉसन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, solvent bulb, that is suppose अपन लिख लेते हैं that is Lawson weight of solution bulb, W1 लिख लेते हैं इसको क्योंकि दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, ये W2 है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अपन लिखेंगे अब मुझे W2 को प्रोपोर्शनलिटी लिखना है कि व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनलिटी, तो मैं लिखूंगा, लिख दो आप PA0 मैक्सिमम ये होता है और माइनस PS। भाई लॉसन वेट तो 0.5 ग्राम ही हुआ होगा ना इसमें, क्योंकि 2 ग्राम तो लेके आ रहा था, तो इसमें कितना लॉसन वेट होगा 0.5 ग्राम का, तो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.5 ग्राम। तो यहाँ पर कितना ग्राम इसमें लॉसन वेट हुआ 0.5 ग्राम का, तो 0.5 ग्राम क्यों, क्योंकि 2 ग्राम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन था और 2.5 ये था, तो 2 ग्राम तो ये लेके आ रहा था, तो यहाँ से कितना लेके जाएगा आगे, इट विल बी 2.5। तो यहाँ पर कितना गेन किया होगा, सिर्फ 5 ग्राम, तो अपन लिखेंगे ना ये 5 ग्राम कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई PA0 तो 2.5 था, तो ये 5 ग्राम तो होगा इसका डिफरेंस, W2 दैट इज 0.5 ग्राम ना, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ PA0 और PS। तो अपन कहेंगे यहाँ पर भाई वो अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पूरा गेन हो जाएगा, तो यहाँ पर गेन इन वेट होगा, इन वेट गेन इन वेट कितना होगा, तो अपन कहेंगे W1 प्लस W2 सारा यही गेन हो जाएगा, W1 प्लस W2 यहीं पे सारा का सारा गेन इन वेट हो जाएगा, दैट इज गेन। अब हमारे काम का यहां से मिल गया अपन को, मैं क्या लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ना, अपन क्या लिख सकते हैं W1 प्लस W2 इज प्रोपोर्शनल टू PA0। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे W1 प्लस W2 ऐड करूंगा तो PA0 है ना, PS तो कैंसिल हो जाएगा तो PA0 बन जाएगा, बस अपना काम हो गया, यही तो चाहिए था अपन को, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0, तो PA0 माइनस PS इज W2 और PA0 कितना होता है, तो अपन कहेंगे PA0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 प्लस W2, दैट इज रिलेटिव लो ब्रेकिंग वेपर प्रेशर। मतलब आप अगर एक्सपेरिमेंट भी बना के दोगे तो भी मैं इस एक्सपेरिमेंट से ये बता सकता हूं कि वेपर प्रेशर मतलब रिलेटिव लो ब्रेकिंग, कितना लो ब्रेकिंग हुआ सॉल्यूशन में, अगर प्योर सॉल्वेंट का 2.5 है तो आपने जब सोल्यूट ऐड किया होगा तो इसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दिस, दैट्स व्हाई वी से दैट रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute, that is the answer. So this is called Osterloh method. अब इस मेथड पे मैं आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन फ्रेम करूंगा वॉल्कर मेथड पे, और उसको अच्छे से पढ़ के आना, तो नेक्स्ट टाइम मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करूंगा वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसको अच्छे से आप पढ़ के आना। मैंने आपको शीट भी भेजा है सॉफ्ट कॉपी, तो शीट में भी आप पढ़ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा अब अच्छा सा बनाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी ड्राई गैस के पास उतना ही वेट हो सकता है जितना इसके अंदर होगा, जब जिस बल्ब को वो छोड़ रहा है उस बल्ब में जितना था उतना ही इसके पास होगा। यहाँ से 2 ग्राम था, यहाँ से छोड़ेगा तो 2.5, 2 पहले से था तो यहाँ से फिर 0.5 कलेक्ट किया, तो W2 इज 0.5, ये आप ध्यान रखना। अभी आपका होमवर्क जो है मैं लिख देता हूँ भाई, होमवर्क कितना होगा,
सोल्यूशन बल्ब मींस कि जिन वो सोल्यूशन बल्ब का मतलब हो गया कि कंटेनर जिसमें सोल्यूशन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सोल्यूशन बल्ब। कोई बल्ब ऐसे थोड़ी होगा जो लगाने वाला बल्ब होगा, भाई आपकी मर्जी, आप ऐसे सर्कल बना दो, मतलब वो वेसल जिसमें सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन बल्ब, और वो वेसल जिसमें प्योर सॉल्वेंट था, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट बल्ब। ये सॉल्वेंट वेसल आप ऐसे बोल सकते। ये आपका होमवर्क है जो हमने एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो ये होमवर्क डिस्कस करेंगे और इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो वैसे शीट में भी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुमको उसको बात करना था, ठीक है। चलो भाई आज इतना ही पढ़ेंगे, हो गया, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, चलो बाय, थैंक यू, बाय बेटा।